हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 22 जो कि है पार्लियामेंट, उसको कंटिन्यू करेंगे। कल की वीडियो में हमने कुछ टॉपिक को डिस्कस किया था, जैसे हमने देखा था क्या क्या क्वालिफिकेशन है मेंबर ऑफ लोकसभा बनने की या फिर राज्यसभा का मेंबर बनने की। एंड कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था, उसमें भी कुछ क्वालिफिकेशंस मेंशन की गई थी। इसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशंस हमने देखी थी किस किस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन होती है, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के थ्रू कैसे डिस्क्वालिफिकेशंस होती है, वो भी हमने देखा। देन हमने डिस्कस किया वेकेटिंग ऑफ सीट किस तरीके से होती है, अगर मान लो डबल मेंबरशिप हो या फिर डिस्क्वालिफिकेशन हो, रिजिग्नेशन के थ्रू, एब्सेंस और कुछ अदर केसेस हमने डिस्कस किए थे जिसके थ्रू अगर कोई MP है राज्यसभा का, लोकसभा का, उनकी सीट वैकेंट हो सकती है। देन हमने ओथ और अफर्मेशन को देखा कि इस तरीके से जो MPs वगैरह अपनी बिना ओथ लिए अगर वो ऑफिस में एंटर करते तो किस तरीके से पेनल्टी उन्हें मतलब झेलने को पड़ती है। देन हमने सैलरी एंड अलाउंस देखा कि किस तरीके से मिनिस्टर्स को कितनी कितनी सैलरीज मिलती है और कौन कौन से अलाउंस उन्हें मिलते हैं। तो यहाँ तक हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा हो, उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। लोकसभा की बात करें तो वहाँ पे स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर देखने को मिलता है। एंड राज्यसभा में आपको चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन देखने को मिलते हैं जो कि हाउस को प्रिजाइड करते हैं। अगर मान लो स्पीकर नहीं है तो उनकी जगह डिप्टी स्पीकर होंगे जो प्रिजाइड करेंगे। अगर चेयरमैन नहीं है तो चेयरमैन की जगह डिप्टी चेयरमैन प्रिजाइड करेंगे। इसके अलावा पैनल ऑफ चेयरमैन्स होते हैं लोकसभा में और पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में, उनको भी अपॉइंट किया जाता है। तो एक एक करके इन सबको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीकर की। स्पीकर में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से उनका इलेक्शन किया जाता है और क्या टेन्योर होता है। तो स्पीकर जो होता है उसे इलेक्ट किया जाता है लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा ही। यानी कि जब लोकसभा इलेक्शन जीत के आती है तो जो भी पार्टी होती है, जब उसकी फर्स्ट सिटिंग होती है पार्लियामेंट में, तो उस फर्स्ट सिटिंग में जितने भी मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, उनमें से किसी एक मेंबर को स्पीकर के लिए अपॉइंट कर लिया जाता है। ठीक है। एंड वेन एवर द ऑफिस ऑफ स्पीकर फॉल्स वैकेंट, द लोकसभा इलेक्ट अनदर मेंबर टू फिल द वैकेंसी। ठीक है। अगर मान लो किसी कारणवश स्पीकर का जो सीट है वो खाली हो गया है तो उसके बाद एक नए मेंबर को अपॉइंट कर लिया जाता है, इलेक्ट कर लिया जाता है बेसिकली उस वैकेंसी को फिल करने के लिए। एंड डेट ऑफ इलेक्शन जो होता है स्पीकर का, इस कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट। यानी कि उस कौन बेसिकली स्पीकर बनेगा वो कौन डिसाइड करता है? फिर प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट बेसिकली एक डेट फिक्स कर देते हैं जिस डेट को स्पीकर को बेसिकली इलेक्ट किया जाता है। ठीक है। देन हम देखेंगे यूजुअली द स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा। यानी कि जब तक लोकसभा रहती है तब तक जो है स्पीकर अपने ऑफिस में काम करता रहता है। हाउएवर ही हैज़ टू वेकेट हिज ऑफिस अर्लियर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 केसेस। बट कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे देखने को मिलेंगे कि वो भले ही लोकसभा चल रही हो, उसका टेन्योर अभी भी चल रहा हो, फिर भी किस किस कारण की वजह से जो है स्पीकर को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ता है। तो सबसे पहला यहाँ पे रीज़न लिखा हुआ है कि इफ़ ही सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। यानी कि अगर मान लो उसे लोकसभा का मेंबर बनने से अगर मान लो कोई हटा देता है कि भाई, यानी कि इसमें आप कह सकते हो कि अगर कोई मेंबर लोकसभा मतलब अगर कोई MP लोकसभा का मेंबर नहीं है, किसी कारणवश अगर मान लो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, जैसे भी हमने रीजंस देखे थे इससे पहले कि किस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन होता है MP का। तो अगर मान लो उस कारण की वजह से अगर उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया है और वो मेंबर नहीं है अब लोकसभा का, अगर वो मेंबर नहीं रहेगा फिर लोकसभा का, तो इट मीन्स वो स्पीकर भी नहीं रह सकता। ठीक है। तो फर्स्ट केस हमने देखा कि अगर मान लो उसे सीज कर दिया जाता है मेंबर ऑफ लोकसभा से तो वो स्पीकर भी नहीं रहेगा। सेकंड है इफ़ यू रिज़ाइन बाय राइटिंग टू डिप्टी स्पीकर। यानी अगर वो अपना रेजिग्नेशन दे दे, और रेजिग्नेशन किसको देंगे? डिप्टी स्पीकर को, तो भी उस केस में भी उनकी जो सीट है वैकेंट हो सकती है। थर्ड केस है इफ़ यू रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। यानी लोकसभा के अंदर मान लो उनको हटाने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया है लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा, और वो रेजोल्यूशन मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, और सच ए रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर गिविंग 14 डे एडवांस नोटिस। यानी कि 14 दिन का पहले एडवांस नोटिस देना पड़ेगा स्पीकर को, बिकॉज उन्हें पता होना चाहिए कि भाई इस तरीके से लोकसभा में उनके रिमूवल के लिए एक रेजोल्यूशन लाया जा रहा है। ठीक है। और जैसे ही एडवांस नोटिस दे दिया जाएगा 14 दिन का, उसके बाद जो है जो भी मेंबर्स है लोकसभा के वो उस रेजोल्यूशन को अगर मेजॉरिटी से पास कर देते हैं तो उस केस में जो है स्पीकर का रिमूवल हो जाएगा। ठीक है। तो ये 3 ऐसे तरीके जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि जो स्पीकर है वो लोकसभा में बाकी मेंबर्स होने के बावजूद भी स्पीकर को अपनी जो है ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। यानी उनकी सीट जो है वैकेंट हो जाएगी उस केस में। देन हम देखेंगे कि अगर मान लो रेजोल्यूशन उनके रिमूवल के लिए अगर मान लो हाउस में लाया गया है
ठीक है। तो उस केस में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा कि जो स्पीकर है ही कैन नॉट प्रिजाइड एट द सिटिंग ऑफ द हाउस, यानी कि नॉर्मली जो स्पीकर का फंक्शन होता है हाउस को प्रिजाइड करने का, यानी लोकसभा में उसको प्रिजाइड करने का, बट क्योंकि उसके खिलाफ एक रिमूवल रेजोल्यूशन निकाला जा रहा है, तो जब तक वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो जाता, जो भी इन्वेस्टिगेशन है पूरी नहीं हो जाती, तब तक क्योंकि भले ही वो स्पीकर की पोस्ट से निकलेगा बट वो एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा तो हमेशा रहेगा, क्योंकि वो मेंबर है लोकसभा का, इसलिए वो प्रेजेंट रह सकता है। जितनी भी मीटिंग्स होती है, जो भी प्रोसीडिंग चलती है लोकसभा की, उसमें वो बोल सकता है, उस प्रोसीडिंग को वो पार्टिसिपेट कर सकता है। बट यहाँ पे जो फर्स्ट इंस्टांस में वोट भी डाल सकता है, बट इक्वालिटी ऑफ वोट्स नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले जो स्पीकर होता है लोकसभा का, उनका मेन काम ये होता है कि जब भी हाउस में किसी पर्टिकुलर बिल के लिए या फिर कोई पर्टिकुलर डिसीजन लिया जा रहा है हाउस में, उसके लिए जब वोटिंग होती है, तो नॉर्मली जब फर्स्ट टाइम पे जब वोट डाली जाती है उस पर्टिकुलर बिल में या डिसीजन में, तो स्पीकर पार्टिसिपेट नहीं करता। बाकी के जो मेंबर है लोकसभा के, वो सभी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपना अपना वोट देते हैं। अगर मान लो जो वोटिंग पड़ी है उस पर्टिकुलर बिल में, वो मान लो अगर इक्वल हो जाए, यानी कि जैसे कि हम जानते हैं जो लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 545 है एट प्रेजेंट, ठीक है। तो 545 में मान लो कुछ लोग एब्सेंट थे, तो मान लेते हैं 500 ही प्रेजेंट है। अब 500 में मान लो वोटिंग हुई पर्टिकुलर बिल में, तो 500 में से मान लो 250 ने उसके फेवर में वोट दिया और जो 250 थे उन्होंने उसके अगेंस्ट में वोट दिया। तो उस केस में स्पीकर को तो भाई लगेगा कि भाई ये तो टाई हो चुका है, बिकॉज कोई ऑप्शन ही नहीं है इस पर्टिकुलर बिल को पास करे या ना करे, बिकॉज दोनों यहाँ पे तो वोटिंग कहीं ना मतलब एक तरह से टाई हो चुकी है, इक्वल हो गई है। तो उस केस में जो है स्पीकर का रोल आएगा, ठीक है। तो नॉर्मली स्पीकर अपना वोट कभी नहीं देता, जब भी इस तरह से टाई का सिचुएशन आएगा तब जाके वो अपना वोट देगा कि उसको अपना वोट सहमति में देना है या फिर अगेंस्ट में देना है, वो उसके ऊपर ऑप्शन है, ठीक है। बिकॉज जहाँ पे भी अपना वोट देगा वो चीज़ पास हो जाएगी, बिकॉज आप अगर 250 वोट्स पड़े हैं तो अगर एक उसका वोट काउंट हो जाएगा तो 251 हो जाएगा, मेजॉरिटी से वो पास करना है, ठीक है। तो उस केस में हम देखते हैं कि जो इक्वालिटी ऑफ वोट्स होते हैं उसके टाइम पे स्पीकर अपना वोट दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है कि जब स्पीकर के खिलाफ एक रिमूवल रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है, तो क्योंकि वो हाउस को प्रिजाइड नहीं कर सकता, बट उस हाउस की जो भी मीटिंग चल रही है, जो भी प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकता है, उस मीटिंग में बोल भी सकता है, और जो वोट वहाँ पे वो देगा एज अ फर्स्ट इंस्टांस वो देगा, ठीक है। तो नॉर्मली जब स्पीकर अपने हाउस को प्रिजाइड करते हैं तब वो फर्स्ट इंस्टांस में, यानी पहली बार जब वोटिंग डल रही होती है तो उसमें अपना वोट नहीं दे सकते, बट क्योंकि वो अब स्पीकर के पोजीशन पे नहीं बैठे हुए हैं, बिकॉज उनके खिलाफ रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है, तो वो एज अ मेंबर की तरह बैठे हैं हाउस में, और क्योंकि वो एज अ मेंबर बैठे हैं तो हर एक मेंबर को फर्स्ट इंस्टांस में वोट डालने का हक मिलता है, इसलिए उनको भी फर्स्ट इंस्टांस में वोट डालने का हक मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इट शुड बी नोटेड हेयर दैट वेन एवर द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं जब नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास किया जाता है तो लोकसभा वहाँ पे अगर वो मोशन पास हो जाए तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। तो इस केस में अगर मान लो लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो जो स्पीकर है उसका ऑफिस वेकेंट नहीं होता है, यानी स्पीकर तब भी काम करता रहता है भले ही आपकी लोकसभा डिसॉल्व क्यों ना हो गई हो, ठीक है। एंड कंटिन्यू टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा नहीं आ जाती, यानी जब तक न्यूली इलेक्टेड लोकसभा फिर से जो है लोकसभा की इलेक्शन होकर नई लोकसभा नहीं आ जाती तब तक वो काम करता रहेगा और जो भी प्रोसेस है वो सब करता रहेगा। बिकॉज अगर वो ही नहीं रहेगा तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके से फिर वैकेंसी क्रिएट हो सकती है और एक तरीके से जो पार्लियामेंट का प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं डिले हो जाएगा अगर स्पीकर नहीं रहेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली देख लिया कि किस तरीके से इलेक्शन और क्या क्या टेन्योर होता है स्पीकर का। अब हम देखते हैं उनकी क्या क्या रोल, पावर्स और फंक्शंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, बोला गया है कि स्पीकर इज़ द हेड ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा का जो हेड है वो कौन है, हमारे स्पीकर, और गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एंड ये इसका रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, और स्पीकर को गार्डियन माना जाता है ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर, यानी जो भी मेंबर है लोकसभा के, जो भी एमपीज़ है, एमपीज़ की जो भी पावर या प्रिविलेजेस उन्हें दे रखी है उन सबका गार्डियन है, यानी उनको गार्ड करने का, उनको सेफ गार्ड करने का जो पावर है हमारे स्पीकर के पास है। अगर मान लो किसी भी मेंबर की कोई पावर वहाँ पे छीनी जा रही है या फिर जो भी प्रिविलेजेस उन्हें मिले हैं वो प्रिविलेजेस उनसे छीने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्पीकर जो है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ऐसा किसी के साथ ना हो और सभी की पावर्स और प्रिविलेजेस जो भी उन्हें दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो उनको मिलती रहे। साथ ही साथ कह सकते हैं ये बेसिकली गार्डियन होते हैं हाउस के एज अ होल एंड इट्स कमेटी, ठीक है। यानी पूरा का पूरा जो हाउस है, यानी पूरा का पूरा लोकसभा उसके गार्डियन है। एंड जो जितनी भी कमेटीज़ बनाई जाती है लोकसभा की, जैसे हमने कैबिनेट कमेटीज़ भी देखा था, उन सभी के गार्डियन भी हमारे स्पीकर होते हैं। ही इज़ द प्रिंसिपल स्पोक्समैन होते हैं हाउस के, बिकॉज हाउस में जो भी चीज़ें करनी है, कौन सा बिल लेके आना है, कौन सा बिल को पास करवाना है, कब इस पर डिस्कशन होगा, सभी चीज़ें जो है यही बताते हैं। उनके पर्टिकुलर जब भी ये जोन सा डेट ये मेंशन करते हैं उस पर्टिकुलर दिन को वो चीज़ किए जाती हैं। एंड उनका जो डिसीजन होता है पार्लियामेंट्री मैटर्स, यानी कोई भी ऐसा मैटर है जो पार्लियामेंट्री से रिलेटेड है
उस मैटर में जो भी डिसीजन स्पीकर के द्वारा लिया जाएगा उस डिसीजन को फाइनल माना जाएगा, नहीं कोई भी फिर उस चीज़ के उस डिसीजन के ऊपर जो बहस नहीं कर सकता, बिकॉज स्पीकर ने उस पर अपनी कह सकते हैं अपना फाइनल डिसीजन दे दिया है। अब हम देखते हैं ही इज़ दस मोर देन मेयरली दी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, मतलब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा उससे काफ़ी बढ़कर है इनकी फंक्शंस, ठीक है। ही इज़ वेस्टेड विद वास्ट वेरिड एंड वाइटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्हें दी गई हैं एंड इन्जॉय करते हैं ग्रेट ऑनर, इन्हें काफ़ी ऑनर मिलता है, डिग्निटी मिलती है, सुपर अथॉरिटी मिलती है विद इन दी हाउस, यानी हाउस के अंदर अगर देखें तो अगर किसी की चलती है तो वो लोकसभा के स्पीकर की चलती है, बिकॉज काफ़ी सारी पावर्स इन्हें मिल रखी हैं उसके अंदर। देन हम देखेंगे कि स्पीकर जो होता है लोकसभा का डिराइव इट्स पावर ड्यूटी फ्रॉम 3 सोर्सेज, यानी 3 ऐसे सोर्सेज है जहाँ से उन्हें पावर और उनकी ड्यूटीज़ मिलती हैं। सबसे पहला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे भी इनकी पावर्स और ड्यूटी को मेंशन किया है। कुछ को मेंशन किया गया है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा में किस तरीके से प्रोसीजर होगा, किस तरीके से बिजनेस कंडक्ट किया जाएगा, तो वो सारे रूल्स जो होते हैं उस रूल्स में भी कहीं ना कहीं लोकसभा के स्पीकर की पावर्स और ड्यूटी के बारे में मेंशन किया गया है। इसके अलावा कुछ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन चली आ रही हैं, ठीक है, उसमें भी आपको कुछ देखने को मिलेगा कि किस तरीके से पावर्स और फंक्शंस के बारे में बताया गया स्पीकर के। अब हम बेसिकली डिटेल में देखते हैं कौन कौन सी पावर्स और ड्यूटी है हमारे स्पीकर की। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया ही मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम इन दी हाउस फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस एंड रिगार्डिंग इट्स प्रोसीडिंग, यानी हाउस में जब भी प्रोसीडिंग चलाई जाती है, ठीक है, आप देखते हो किस तरीके से पार्लियामेंट में जब भी कोई प्रोसीडिंग होती है तो आपस जब बिल लाए जाते हैं उसमें डिस्कशंस होते हैं तो कैसे लोग चिल्लाते रहते हैं कुछ मैटर में, किसी का सुनना नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस समय उनको शांत करने के लिए और एक डेकोरम मेंटेन करने के लिए, ताकि वो जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं डिले ना हो और जो भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हाउस को बुलाया गया था वो काम सही से हो सके, उस सब की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है, ठीक है। और कह सकते हैं कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो स्पीकर की होती है कि किस तरीके से आप उस डेकोरम को मेंटेन कर सकते हो और इस तरीके से जो बिज़नेस चला हुआ आ रहा है एंड जो भी प्रोसीडिंग चली हुई आ रही है वो शांत तरीके से चलती रहे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी पावर है, फाइनल पावर जो होती है स्पीकर के पास होती है, यानी जो भी मेंबर इस तरह से बहस कर रहे हैं, अगर मान लो स्पीकर की सुन नहीं रहे हैं तो स्पीकर अगर उन्हें बोलेगा कि भैया आप इस हाउस से बाहर निकल जाओ तो उनको निकलना ही पड़ेगा, बिकॉज स्पीकर ने कहीं ना कहीं डिसीजन लिया है, तो कोई भी उनके ऑर्डर्स को बेसिकली अनफॉलो नहीं कर सकता। नेक्स्ट है ही इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर है प्रोविजंस के। कौन से प्रोविजंस? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे हुए हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखे हुए हैं एंड पार्लियामेंट्री जो कन्वेंशंस चली आ रही है उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यानी इन जगहों में जो भी लोकसभा से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस लिखे गए हैं कि किस तरीके से लोकसभा में बिजनेस कंडक्ट होगा, किस तरीके से जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती है वो कैसे कंडक्ट होंगी, कैसे जो बाकी जो मेंबर्स हैं उनकी पावर्स प्रिविलेजेस का ध्यान रखना है, तो वो सारी चीज़ें जो भी मेंशन की गई हैं इन तीनों जगहों में उन सबको फाइनल इंटरप्रेट करने की पावर हमारे स्पीकर के पास है। यानी कल को अगर कोई भी मेंबर को कोई भी डाउट है तो वो आके स्पीकर से पूछ सकता है कि भाई आप इसमें जो भी हमारे रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं इसको एक बार इंटरप्रेट करके दिखाओ, मैं समझाओ कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो वो चीज़ जो भी स्पीकर उसको एक्सप्लेन करेगा उन सबको बाकी सभी को उस चीज़ को समझना भी और फॉलो भी करना है। नेक्स्ट है ही एडजॉर्न्स द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ कोरम, यानी कि अगर मान लो जब भी एक हाउस को स्टार्ट करना है तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है, तो एक कोरम डिसाइड किया जाता है जो कि क्या होता है 1/10 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, जो टोटल स्ट्रेंथ है। तो जैसे हम जानते हैं लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ 545 है, उसका 10% आप निकाल सकते हैं, तो उतने लोग प्रेजेंट होने चाहिए हाउस में, और जब तक वो प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक कोई भी मीटिंग स्टार्ट नहीं होती है। अगर मान लो 10% जो है उससे भी कम लोग प्रेजेंट है तो उस समय हाउस को सस्पेंड कर दिया जाएगा, हाउस को एडजर्न कर दिया जाएगा, यानी उस दिन में जो भी मीटिंग्स होनी थी सब कैंसिल हो जाएगी, बिकॉज उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है। जब उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है तो कैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या फिर एक पर्टिकुलर बिल पे आप डिस्कस कर पाओगे, ठीक है। तो लोगों का वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है ही डज़ नॉट वोट इन दी फर्स्ट इंस्टांस, जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस कर लिया था, बट ही कैन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई, तो जब भी टाई होता है वोट्स में तब वो लास्ट में जाके कास्टिंग वोट दे सकते हैं। इन अदर वर्ड्स ओनली व्हेन द हाउस इज डिवाइडेड इक्वली ऑन एनी क्वेश्चन द स्पीकर इज एंटाइटल्ड टू वोट एंड सच वोट इज कॉल्ड कास्टिंग वोट एंड इट्स पर्पज टू इज रिजॉल्व अ डेडलॉक। और मेन पर्पज़ जो होता है कास्टिंग वोट का ये होता है बिकॉज एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है ना कि भाई इतने आधे लोगों ने तो हाँ बोला है पर्टिकुलर पॉइंट के लिए और आधे लोग उसको मना कर रहे हैं, तो एक डेडलॉक सा क्रिएट हो जाता है कि उस बिल को पास करना या नहीं करना, करना क्या है। तो उस डेडलॉक को बेसिकली सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं जो स्पीकर को पावर दी गई है कि वो इस टाइम पे अपना कास्टिंग वोट डालकर इस डेडलॉक को रिजॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन मेंशन किया गया है कि जो स्पीकर है वो प्रिजाइड करते हैं ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट, ठीक है। और सच अ सिटिंग इज समन बाय द प्रेसिडेंट टू सेटल अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउस ऑन अ बिल। तो नॉर्मली जो ऑर्डनरी बिल जैसे बिल होते हैं, तो मान लो अगर लोकसभा उस ऑर्डनरी बिल को लाई है और लोकसभा से पास हो गया बट राज्यसभा ने उस बिल को पास नहीं किया, या फिर अगर राज्यसभा उसे इंट्रोड्यूस कर रही है, राज्यसभा से पास हो गया बट लोकसभा ने उसको कहीं ना कहीं पास नहीं किया, तो ऐसे केस में एक डेडलॉक सा क्रिएट हो जाता है। और उस डेडलॉक को बेसिकली सॉल्व करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट जो है समन करते हैं कि भाई एक जॉइंट सिटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो एक डेट मेंशन कर दें कि इस डेट पे जो है दोनों ही हाउस यानी जो लोकसभा है और राज्यसभा है जॉइंट मीटिंग करेंगी, एंड जॉइंट मीटिंग को कौन प्रिसाइड करेंगे, हमारे स्पीकर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे राज्यसभा के चेयरमैन प्रिजाइड नहीं करेंगे, लोकसभा के स्पीकर को पावर मिली है कि वो जॉइंट सिटिंग को प्रिजाइड करेंगे। एंड फिर उस तरीके से जब जॉइंट सिटिंग होगी लोकसभा राज्यसभा की, तो वहाँ पे मिलकर उस पर्टिकुलर बिल पे विचार किया जाएगा, डिस्कशंस किए जाएंगे। एंड जो भी प्रॉब्लम होगी पर्टिकुलर हाउस को जो बिल पास नहीं कर रही थी, तो उसके सारे के सारे जो भी क्वेश्चन होंगे उनको कंसिडर किया जाएगा। वो चाहते हैं उस बिल में थोड़ी अमेंडमेंट हो तो वो अमेंडमेंट की जाएगी। तो उस तरीके से, और मेन पर्पज़ जो वही है कि डेडलॉक को जो हुआ है उसको कहीं ना कहीं जल्दी से रिजॉल्व करना, और जो बिल कहीं ना कहीं रुका पड़ा था उसको जल्दी से दोनों हाउसेस से पास करना ज़रूरी है। एंड देन प्रेसिडेंट के असेंट के बाद उसको एक्ट बनाना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है ही कैन अलाउ अ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस। तो लीडर ऑफ द हाउस कौन है, हमारी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि एक सीक्रेट सिटिंग होनी चाहिए, लोकसभा के जितने मेंबर्स हैं सब उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, तो उस केस में जो स्पीकर है वो सीक्रेट सिटिंग करवाएंगे हाउस के यानी लोकसभा की, ठीक है। और व्हेन द हाउस सिट इन सीक्रेट नो स्ट्रेंजर कैन बी प्रेजेंट इन द चैम्बर, लॉबी और गैलरीज एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर। यानी जब इस तरीके की सीक्रेट सिटिंग करवाई जाती है तो उस टाइम पे जहाँ पे मीटिंग हो रही है तो उसके आसपास कोई भी पर्सन घूमता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, कोई भी बाहर का कोई भी पर्सन वहाँ प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज उस एक कॉन्फिडेंशियल मैटर को वहाँ पे डिस्कस किया जाता है और बाकी जो मेंबर्स हैं उनसे कहीं ना कहीं वहाँ पे राय ली जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि जो मैटर है तब तक जनता के सामने या फिर बाहर लीक ना हो, जब तक उसके ऊपर अच्छे से विचार ना हो जाए, अच्छे से डिस्कशंस ना कर ले बाकी के मेंबर्स, ठीक है। तो इसलिए वो एक सीक्रेट सिटिंग बुलाई जाती है ताकि वहाँ पर कोई भी बाहर का पर्सन एंटर ना करे और जो भी वो डिस्कशंस करना चाहते हैं वो अच्छे से कर ले। अगर मान लो कोई और पर्सन वहाँ पे तभी आ सकता है जब स्पीकर उसको अलाउ करे। अगर मान लो मेंबर जो लोकसभा के मेंबर उनके अलावा अगर कोई और उस सिटिंग में आना चाहता है, उस सीक्रेट सिटिंग में, तो तभी आ सकता है जब स्पीकर उससे अलाउ करें, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारे स्पीकर है वो डिसाइड करते हैं कि वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, यानी जो भी बिल पास किया जाएगा वो पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या नहीं वो स्पीकर डिसाइड करेंगे। एंड उनका जो डिसीजन होगा उस पर्टिकुलर बिल को लेके कि मनी बिल है या नहीं वो फाइनल होगा। कोई भी उसमें बेसिकली डाउट नहीं कर सकता, कोई भी उसको बेसिकली चैलेंज नहीं कर सकता कोर्ट में कि इस पर्टिकुलर बिल को आपने मनी बिल कैसे कंसिडर कर लिया, ठीक है। व्हेन अ मनी बिल इज़ transmitted to Rajya Sabha for recommendation and presented to the President for assent, the Speaker endorsed on the bill his certificate that it is a money bill। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें ये कहा जा रहा है कि लोकसभा में जब मनी बिल को लाया जाता है तो उसमें स्पीकर कहीं ना कहीं डिसाइड करता है कि वो बिल मनी बिल है या नहीं। उसके बाद जब वो राज्यसभा के पास जाता है या फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है उनके असेंट के लिए, तो उस टाइम पे वो जो बिल है बिकॉज प्रेसिडेंट को नहीं पता वो बिल मनी बिल है या फिर जो आपके राज्यसभा उसको नहीं पता ये मनी बिल है, तो उस केस में अगर हमारे स्पीकर ने उसको सर्टिफाइड कर दिया कि ये जो बिल आपके पास आ रहा है वो मनी बिल है, तो उसको आपको मनी बिल की तरह ही कंसिडर करना पड़ेगा। एंड जो भी प्रोसीजर होते हैं उसको पास करने के लिए आप देखो कि आगे जाके मनी बिल को किस तरीके से पास किया जाता है, तो उसी प्रोसीजर को फिर फॉलो किया जाता है, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या नहीं वो डिक्लेयर करने की जो मेन पावर है हमारे स्पीकर को दी गई है, इसके अलावा कोई और पर्सन नहीं है जो ये बताए कि वो मनी बिल है या नहीं। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं कि हमारे जो स्पीकर है वो डिसाइड करते हैं क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा का जो मेंबर है जो एमपी है वो किस क्वेश्चन पे या फिर कह सकते हैं किस पॉइंट पे हम या फिर जो भी क्राइटेरियाज डिस्क्वालिफिकेशंस के दे रखे हैं उन सभी क्राइटेरियाज में कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो जिसके कारण जो इसको डिस्क्वालीफाई करना है, तो वो क्वेश्चन कौन डिसाइड करेंगे, लोकसभा के स्पीकर। यानी कि जैसे कि मान लेते हैं कि उनका जो इलेक्शन है उसमें कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस हुई है, तो करप्ट प्रैक्टिसेस हुई है इसके कारण उसको डिस्क्वालीफाई करना है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर। या फिर अगर मान लो उस पर्टिकुलर मेंबर ने बेसिकली वो किया है, बेसिकली एक पार्टी को मतलब अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है, यानी ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन उसने इस तरीके की चीज़ें की है, तो उस बेसिस पे भी उसने ये जो काम किया है कि वो काम किस बेसिस पे वो किया जाएगा, उस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर डिसाइड करेगा, ठीक है।
तो ही डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा अराइजिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल के अंदर जो ग्राउंड्स मेंशन किए हैं डिफेक्शन के, जैसे हमने ऑलरेडी मेंशन देखा था कि कैसे आप वॉलंटरी अगर अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ रहे हो, या फिर आप एक वोट जो डाले जा रहे हो उस वोट में कहीं ना कहीं अपना वोट डालने से मना कर रहे हो, पार्टी के अगेंस्ट जा रहे हो, या फिर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर जो कि इलेक्शन लड़ा है उसके बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले रहा है, या फिर कोई नॉमिनेटेड मेंबर जो 6 महीने के मतलब ऑलरेडी 6 महीने का एक विंडो पीरियड दिया जाता है जहाँ पे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप ज्वाइन कर सकते हो, बट 6 महीने के बाद अगर ज्वाइन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें वहाँ पर मैंशन की गई थी, तो उनमें से किस क्राइटेरिया के तहत उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है, या फिर वो किस कैटेगरी के अंदर वो आता है, जो भी उसने गलती की है कौन सी कैटेगरी के अंदर गलती की है, तो वो कहीं ना कहीं कौन डिसाइड करेगा, हमारे स्पीकर डिसाइड करेंगे। एंड यहाँ पे बोला गया है कि 1992 में द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इन दिस रिगार्ड सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जो भी डिसीजन स्पीकर ने लिया है कि वो मेंबर जो है कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के तहत हम कह रहे हैं कि ये डिस्क्वालीफाई किया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो उसको आगे जाके अगर मान लो वो जो मेंबर जो डिस्क्वालीफाई हो रहा है उसको पता है कि उसने ऐसी कोई गलती नहीं की है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकता है कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, स्पीकर मुझे पता नहीं क्यों ये जो डिफेक्शन के तहत मुझे डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो उस केस में जुडिशरी जो है फिर इस पर्टिकुलर केस को सुनेगी और देखेगी जो भी डिसीजन स्पीकर ने लिया है वो सही भी है नहीं है, ठीक है। अगर उन्हें लगता है कि स्पीकर ने डिसीजन लिया वो सही है तो उस पर्सन को, उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर देगी। अगर उसे लगता है जो डिसीजन लिया गया है कहीं ना कहीं वो गलत है तो उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन था वो कैंसिल हो जाएगा एंड वो एज ए एमपी की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं हाउस में। नेक्स्ट फंक्शन है कि स्पीकर जो होता है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारी जो इंडिया की पार्लियामेंट है और जो वेरियस कंट्री जो है वर्ल्ड में उनकी जो पार्लियामेंट है उसको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यानी वर्ल्ड में जहाँ भी डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी है और वहाँ पे अपनी अपनी उन कंट्रीज़ के अंदर जो पार्लियामेंट है उन सभी पार्लियामेंट का एक ग्रुप होता है और वो सारे ग्रुप्स कहीं ना कहीं बैठ के इसमें मतलब डिस्कशंस करते हैं कि कैसे और इस पार्लियामेंट की जो प्रोसीजर उससे और ज़्यादा हम इफेक्टिव बना सकते हैं और कैसे इसको और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप है उसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है, यानी जो भी पर्सन स्पीकर की पोस्ट में बैठेगा वो ऑटोमेटिकली जो है इस इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का चेयरमैन भी बन जाएगा। ही ऑल्सो एक्ट एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी इन द कंट्री, यानी जो भी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, उनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है, तो उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो कॉन्फ्रेंस किया जाता है, यानी उन सबको, उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कुछ भी समझाना है, कुछ भी करना है तो एक कॉन्फ्रेंस होगी, तो उस कॉन्फ्रेंस का जो हेड होगा यानी चेयरमैन होगा वो कौन होगा, हमारे स्पीकर, ठीक है। तो आप देख सकते हो बहुत सारी लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जो लॉ के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं और वो जो बॉडीज़ है उनके जो ऑलरेडी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जो उसको प्रिजाइड कर रहे हैं बॉडी को, कहीं ना कहीं उनको कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी उनसे डिस्कशन करना है तो उनका एक कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और उस कॉन्फ्रेंस में आप देख सकते हो उन सभी बॉडीज़ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ बैठे होंगे और उस कॉन्फ्रेंस को कौन हेड कर रहा होगा, हमारे स्पीकर, यानी और ये कैसे होंगे, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होंगे, यानी कि जो भी पर्सन चेयरमैन स्पीकर बनेगा वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बन जाएगा इस कॉन्फ्रेंस का। देन यहाँ पे बोला गया है कि स्पीकर जो है अपॉइंट करते हैं द चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ऑफ द लोकसभा में जो भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनाई जाती हैं तो आप देखोगे कि बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनाई जाती है जो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का जो वर्कलोड है उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और जिसको अभी आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या रोल होता है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का। तो उन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, तो कौन सा मेंबर किस पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन होगा वो कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर। तो स्पीकर अपॉइंट करेंगे उन मेंबर्स को कि भाई आप जो है इस पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन बन जाओ, ये वाला पर्सन इस पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन बन जाए, ठीक है, और सुपरवाइज देयर फंक्शनिंग, और साथ साथ जो भी फंक्शन वो करेंगे उनके फंक्शन को सुपरवाइज किया जाएगा स्पीकर के द्वारा कि भाई तुम सही से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है। ही हिमसेल्फ इज़ अ चेयरमैन ऑफ, और स्पीकर खुद भी जो है चेयरमैन होता है कुछ कमिटीज़ के जो कि इंपॉर्टेंट कमिटीज़ होती है, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो गई, रूल्स कमेटी हो गई, जनरल पर्पस कमेटी हो गई। तो ये 3 कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आ जाती है कि कौन सी वो 3 कमेटी है जिसके चेयरमैन जो होते हैं खुद हमारे स्पीकर होते हैं, ठीक है। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, रूल्स कमेटी है एंड जनरल पर्पस कमेटी है। तो ये हमने कुछ पावर्स या फंक्शंस देखे हमारे स्पीकर के, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, किस तरीके से हमारी जो स्पीकर है उसको इंडिपेंडेंस मिली है ताकि वो अच्छे से काम कर सके, और इम्पार्शियलिटी यानी किसी के साथ भी पार्शियल ना हो, इम्पार्शियल होकर अपने डिसीजन को, अपनी ड्यूटीज़ को, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करे, तो किस तरीके से वो देखने को मिलता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे इनकी जो टेन्योर है उसको सिक्योर करने की बात की गई है कि जो हमारे स्पीकर हैं अगर उनका टेन्योर कहीं ना कहीं सिक्योर होगा, यानी उनको हटाना अगर इतना ज़्यादा सिंपल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है।
तो नॉर्मली प्रॉब्लम ये देखी जाती है स्पीकर के केस में, क्योंकि स्पीकर जो है जिस पार्टी का वो मेंबर होता है उसी पार्टी को कहीं ना कहीं उसको हमेशा बोला जाता है कि उस हिसाब से वो काम करे। अगर मान लो कोई बिल आ रहा है तो पार्टी जिस तरीके से चाहती है बिल को पास करना उस तरीके से काम करे। तो अगर वो पार्टी की उस डायरेक्शन को फॉलो करता रहेगा तो वो अच्छे से इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर पाएगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी हुई है कि जो भी मेंबर एज अ इलेक्ट होता है स्पीकर के लिए, उसका मेन कर्तव्य अपनी पार्टी के लिए ना हो, अपनी हाउस के लिए, जिस हाउस का वो स्पीकर है, जिस हाउस का वो लीडर है, कह सकते हैं उस हाउस का के लिए वो काम करे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो पोजीशन है वो इम्पार्शियल रखना है, ताकि कोई भी उसको इस बेसिस पे ना निकाल दे कभी भी कि उसने भाई पार्टी के हिसाब से काम नहीं किया या फिर पार्टी जिस तरीके से बोल रही थी वो उस तरह से जो है काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर हम बात करते हैं रिमूवल की, तो उनको रिमूव करना इतना आसान भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी 2-4 लोग मिलके आए उनको रिमूव कर दें। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे जो रिमूवल प्रोसेस है काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाया हुआ है इस बेसिस पे कि अगर आप रिमूव करना भी चाहते हो तो एक रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा और रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा लोकसभा से, वो भी एक स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। और स्पेशल मेजॉरिटी अपने आप में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मेजॉरिटी रखती है ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड नॉट बाय ऑर्डनरी मेजॉरिटी। ऑर्डनरी मेजॉरिटी में क्या होता है कि आपको 50% + 1 चाहिए होता है, तो वो तो आपको कैसे भी मिल सकता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी की, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ द हाउस चाहिए, यानी अगर मान लो 545 मेंबर्स हैं, अगर उसमें से भी जो उस समय प्रेजेंट होंगे और प्लस वोट दे रहे होंगे, तो उसका भी हम कह सकते हैं कि नॉर्मली 500+ लोगों का यहाँ पे सहमति होनी चाहिए उनको रिमूव करने के लिए। यानी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको चाहते हैं उन्हें रिमूव करना है, जिस भी बेसिस पर उन्हें रिमूव कर रहे हैं, तो उन लोगों की जो मेजॉरिटी वहाँ पर होगी तभी जाके वो रिमूव हो सकते हैं। ये नहीं कि 10-15 लोग के चाहने से कुछ नहीं होगा। और जब भी ये मोशन लाया जाएगा उन्हें रिमूव करने का, तो ज़रूरी ये है कि उस मोशन को कंसिडर तभी किया जाए या फिर उसको डिस्कस तभी किया जाए जब उसको सपोर्ट हो एटलीस्ट 50 मेंबर्स का, यानी 50 ऐसे मेंबर होने चाहिए लोकसभा के जो कहीं ना कहीं उस मोशन को सपोर्ट कर रहे हो और कहीं ना कहीं वो चाहते हो कि हमें भाई स्पीकर को रिमूव करना बिकॉज उन्होंने इस तरीके से काम किया है। ठीक है, तो जब तक 50 मेंबर या 50 से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो ना ही उस मोशन को कंसिडर किया जाएगा और ना ही उसको डिस्कशन किया जाएगा उस पर। तो इस तरीके से कह सकते हैं उनका जो टेन्योर है वो काफ़ी सिक्योर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो भी सैलरी अलाउंस जो होती है वो फिक्स की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, और पार्लियामेंट ने फिक्स कर दी। इट मीन्स जैसे ही पर्सन स्पीकर की पोस्ट में बैठा है तो उसके बाद उसकी सैलरी को चेंजेस नहीं किया जा सकता। और जो भी सैलरीज होती है वो चार्ज की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, एंड दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता, यानी एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट में कोई भी उनकी वोटिंग नहीं की जाती। ठीक है, देन स्पीकर वर्क करता है एंड कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस, यानी जो भी काम स्पीकर के द्वारा किया जाता है, ठीक है, उसको आप डिस्कस नहीं कर सकते हाउस में और ना ही उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कर सकते जो भी मेंबर्स है लोकसभा के वो सब बोल रहे कि नहीं यार स्पीकर ने इस तरह से डिसीजन क्यों ले लिया, स्पीकर कैसे डिसाइड कर लिया कि पर्टिकुलर बिल मनी बिल है, किस क्या सोचा उन्होंने, ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। तो ये सारी चीज़ें हाउस में बैठ के जो भी मेंबर्स हैं वो इस तरह से डिस्कशन नहीं कर सकते। अगर वो फिर भी क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं जो भी स्पीकर ने काम किया है तो उसके लिए अलग से उन्हें मोशन लाना पड़ेगा जिसको सब्सटेंटिव मोशन कहते हैं। और इस मोशन को लाना इतना आसान भी नहीं है, आपके पास कम से कम काफ़ी मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए इस मोशन को लाने के लिए। और या फिर हम कह सकते हैं कि जो सारे के सारे मेंबर्स हैं लोकसभा के, अगर वो साथ में मिलके चाहते हैं कि इस मोशन को लाना तो मेजॉरिटी होनी चाहिए सभी मेंबर्स की। ठीक है, तो यानी सभी मेंबर्स जब एक साथ मिलके चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर मोशन को लाकर हम स्पीकर के जो भी काम है उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं, तभी ये मोशन के थ्रू आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ ऐसा नहीं हो सकता कि आप नॉर्मल जो भी काम वाम चल रहा है लोकसभा में वहाँ पर आप बीच में शुरू हो जाओ क्रिटिसाइज़ करने लग जाओ स्पीकर को, तो वो आप नहीं कर सकते। अलग से मोशन लेके आना पड़ेगा। मोशन लाने के लिए भी आपके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए, काफ़ी मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए, तभी आप ला सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि जो भी पावर है हमारे स्पीकर के पास, ठीक है, किस चीज़ की, रेगुलेट करना प्रोसीजर, यानी कि हाउस का प्रोसीजर किस तरीके से होना चाहिए, बिजनेस किस तरीके से कंडक्ट होना चाहिए। तो ये इसे जो भी पावर है हमारे स्पीकर के पास उसको बेसिकली जुडिक्शन कोर्ट के जुडिक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए, यानी कोर्ट उस चीज़ को कहीं ना कहीं क्वेश्चन ना करे कि जो पावर्स है हमारे स्पीकर के पास कि किस तरीके से वो अपने हाउस का प्रोसीजर चला रहे हैं, कैसे उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो वो स्पीकर के ऊपर है, आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप उसे जुडिशरी के अंदर लेके नहीं आ सकते। नेक्स्ट है ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टांस में, हमने देखा वोट नहीं कर सकते। ही कैन ओनली अ कास्टिंग वोट इन द इवेंट ऑफ टाई, अगर फर्स्ट इंस्टांस में वोट नहीं करते मतलब मीन्स कहीं ना कहीं उनको बाकी मेंबर्स से अलग समझा जा रहा है। और जब इस तरह की सिचुएशन आ रही है स्पीकर के पास कि भाई दोनों साइड से वोट बराबर बराबर हो चुके हैं, तब जाके वो कास्टिंग वोट का इस्तेमाल करते हैं। दिस मेक्स द पोजीशन ऑफ स्पीकर इम्पार्शियल, ठीक है, बिकॉज अगर फर्स्ट इंस्टांस में वोट दे देंगे तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो ना, फर्स्ट इंस्टांस में वोट देने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं ये सहमत कर रहे हैं कि जो जिस बिल पे या जिस चीज़ पे डिस्कशन हो रहा है वो क्या क्या उसका उनका व्यू पॉइंट कैसा है, क्या वो चाहते हैं वो आए या फिर ना चाहते हैं कि वो नहीं आए। तो फर्स्ट इंस्टांस में वोट देने का मतलब पार्शियल हो रहे हैं, वो अपना डिसीजन दे रहे हैं कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर बिल के फेवर में हूँ या फिर इस पर्टिकुलर बिल के अगेंस्ट में हूँ। बट क्योंकि उनकी पोजीशन इम्पार्शियल है तो वो आप देख सकते हो कि जब
वोटिंग अगर टाई हो जाते तभी वो अपना वोट दे सकते हैं। अगर मान लो बहुत कम ऐसा केसेस होता है कि वोटिंग कभी टाई हो रहे हो, नॉर्मल केस में मेजॉरिटी मिल ही जाती है वोट को, बट अगर इन केस अगर फिर भी लगता है कि वोट टाई हो चुकी है तब जाकर वो अपना वोट देंगे, अदरवाइज वो वोट नहीं दे सकते, जो भी डिस्कशन किए जा रहे हैं पार्लियामेंट मतलब लोकसभा में। देन हम देखते हैं कि अगर हम बात करें पोजीशन की तो इनको काफ़ी हाई पोजीशन मिली है इन दी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, यानी जो भी ऑर्डर होता है उस ऑर्डर में उनकी पोजीशन देखा जाए तो 7th नंबर पे आती है, अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी 7th रैंक में जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखा गया उसी सेम रैंक में हमारे स्पीकर को भी रखा गया है। दिस मीन्स दैट ही इज़ अ हायर रैंक देन ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर, यानी जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन सबसे ज़्यादा ऊपर की जो रैंक होती है हमारे स्पीकर की होती है, एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, यानी ऑब्वियसली जो सबसे ऊपर आपके प्रेसिडेंट होंगे, देन वाइस प्रेसिडेंट होंगे, देन आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसके बाद नंबर जो होगा हमारे स्पीकर का आएगा, और स्पीकर के साथ साथ देख सकते हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, और ये जो स्पीकर है वो जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उन सबसे भी ऊपर रैंक में है। तो रैंक इतना हाई रखने का मेन चीज़ यही है कि उनकी जो पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर कर दी गई है, उनको एक हाईली इंपॉर्टेंट पर्सन डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसके द्वारा जो भी वो काम करेंगे वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होकर और एक इम्पार्शल होकर काम करेंगे, ताकि वो पार्टी को फेवर ना करें और जिस हाउस के लिए उन्हें चुना गया उस हाउस को अच्छे से कंडक्ट करें। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रिटेन में किस तरीके से स्पीकर काम करता है। तो ब्रिटेन में देखा जाता है कि जो स्पीकर होता है वो स्ट्रिक्टली नॉन पार्टी मैन होता है। क्यों नॉन पार्टी मैन बोला जाता है? बिकॉज देर इज़ अ कन्वेंशन दैट द स्पीकर हैज़ टू रिज़ाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड रिमेन पॉलिटिकल न्यूट्रल, यानी जैसे ही ब्रिटेन में कोई पॉलिटिकल पार्टी चुन के आती है और जैसी पार्टी आती है तो उस दौरान जो भी मेंबर्स में से स्पीकर को चुना जाता है, और स्पीकर जैसे ही इलेक्ट हो गया तो वैसे ही वो अपने पोस्ट मतलब कह सकते हैं एज अ मेंबर जो है पार्टी का उससे रिज़ाइन कर देगा। रिज़ाइन करने का मतलब है कि वो उस पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उसका काम जो होगा स्पीकर का काम होगा उस पर्टिकुलर हाउस का, ठीक है। और ऐसा करने का मेन मतलब ब्रिटेन में ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज वो स्पीकर की पोजीशन को न्यूट्रल बनाना चाहते हैं। अगर एक स्पीकर, आप सोच सकते हो किसी पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा तो तो उस केस में जो पार्टी जिस तरीके से उनसे काम करवाना चाहती है वो वैसे नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से सिचुएशन को कंसिडर करके ही वो पर्टिकुलर डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो दिस हेल्दी कन्वेंशन इज़ नॉट फुली स्टैब्लिश्ड इन इंडिया, बट इंडिया में इस तरीके से आपको कन्वेंशन देखने को नहीं मिलेगी वेयर द स्पीकर डज नॉट रिज़ाइन, यानी हमारे इंडिया में स्पीकर रिज़ाइन नहीं करता मेंबरशिप ऑफ द पार्टी से ऑन हिज इलेक्शन टू दी ऑफिस, यानी हमारे यहाँ पे अगर मान लो कोई भी मेंबर को जब स्पीकर के लिए इलेक्ट किया जाता है तो वो स्पीकर की पोस्ट में बना रहता है, साथ साथ मेंबर ऑफ लोकसभा भी बना रहता है, दोनों पोजीशन को वो इंजॉय करता है। बट कोशिश ये की जाती है कि वो न्यूट्रल रहे हमेशा, बट आप देख ही सकते हो न्यूज़ में कितना कुछ देखने को मिलता है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यही इंश्योर किया है कि हमारा जो स्पीकर है वो न्यूट्रल रह के हमेशा काम करे। नेक्स्ट हम देखेंगे डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन किस तरीके से होता है। डिप्टी स्पीकर को भी इलेक्ट किया जाता है लोकसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं उनमें से ही, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं ही इज़ इलेक्टेड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर हैज़ बिन टेकन, यानी सबसे पहले जब लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग होगी तो उन सभी मेंबर्स में से किसी एक को स्पीकर चुन लिया जाएगा, और जैसे ही स्पीकर को चुन लिया जाएगा तो स्पीकर जो है फिर बाद में एक डेट अनाउंस करेगा, उस डेट के दौरान जो है फिर डिप्टी स्पीकर का कह सकते हैं, तो जो भी डेट जो है हमारे स्पीकर डिसाइड कर देंगे कि भाई इस दिन जो है डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन करना है, फिर उस टाइम पे जो भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे हाउस में उसमें से कोई एक मेंबर एज ए डिप्टी स्पीकर की तरह चुन लिया जाएगा, ठीक है। वेन एवर द ऑफिस ऑफ डिप्टी स्पीकर फॉल्स वैकेंट, यानी जब भी किसी कारण की वजह से उनका ऑफिस वैकेंट होता है तो लोकसभा इलेक्ट कर लेगी अनदर मेंबर, यानी जो भी मेंबर्स हैं एमपीज़ वगैरह उनमें से किसी एक मेंबर को चुन लिया जाएगा उस वैकेंसी को फिल करने के लिए, ठीक है। देन हम देखते हैं लाइक द स्पीकर डिप्टी स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस यूजुअली ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो जैसे स्पीकर में आपको देखने को मिलता है कि भले ही लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी हो पर फिर भी जो है स्पीकर काम करता रहता है, उसी तरह डिप्टी स्पीकर जो है वो भी हमेशा ऑफिस में बना रहता है जब तक न्यू लोकसभा चुन के नहीं आ जाती, ठीक है। हाउ एवर ही में वैकेंट हिज ऑफिस अंडर इन 3 कंडीशन, इन 3 कंडीशन के केस में डिप्टी स्पीकर का ऑफिस वैकेंट हो सकता है। तो सेम वही कंडीशन है जो हमने स्पीकर के केस में देखने को मिली थी। पहला कंडीशन है फिर सीज टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा का मेंबर बनने से जो एज अ लोकसभा का जो मेंबर है अगर मान लो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो क्योंकि वो अब लोकसभा का मेंबर नहीं रहा तो अब डिप्टी स्पीकर भी नहीं रहेगा। सेकंड, अगर वो रिज़ाइन कर देता है और रेजिग्नेशन लेटर वो स्पीकर को दे देता है तो उस केस में कह सकते हैं उनका ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि स्पीकर जो है, स्पीकर के केस में जो स्पीकर है वो अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को देगा, और डिप्टी स्पीकर जब रेजिग्नेशन देना चाहता है तो वो स्पीकर को देगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इफ़ ही रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन, ठीक है।
अगर उसे रेजोल्यूशन पास करके रिमूव किया जाएगा तो रेजोल्यूशन जो पास किया जाएगा वो मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा यानी स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू ही आप डिप्टी स्पीकर को रिमूव कर सकते हो। और उनका रिमूवल मोशन को स्टार्ट करने से पहले आपको 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा डिप्टी स्पीकर को। तो सेम कंडीशंस हमने देखी स्पीकर डिप्टी स्पीकर की ऑफिस की वैकेंट की, किस केसेस में उनके ऑफिस वैकेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिप्टी स्पीकर है परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ स्पीकर ऑफिस व्हेन इट इज़ वेकेंट, यानी कि जो हमारा स्पीकर का ऑफिस है, यानी अगर किसी कारण की वजह से स्पीकर का जो ऑफिस है वैकेंट है तो उस केस में जो हमारे डिप्टी स्पीकर होंगे वो स्पीकर की जगह बैठकर उस हाउस को प्रिजाइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो पर्टिकुलरली वो स्पीकर एब्सेंट है उस दिन में, तो उस क्योंकि वो एब्सेंट है तो उस दौरान जो हमारे डिप्टी स्पीकर है वो उसको प्रिजाइड करेंगे, तो उस टाइम पर वो स्पीकर की चेयर में बैठ के और जिस तरीके से स्पीकर अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है सेम फंक्शंस डिप्टी स्पीकर भी परफॉर्म करेंगे। और क्योंकि जब वो स्पीकर बने हुए हैं तो वो डिप्टी स्पीकर का काम नहीं करेंगे, एज अ स्पीकर की तरह जो भी डिसीजंस लिए जाते वो लेंगे वो। देन हम देखते हैं इन बोथ द केसेस ही एज्यूम ऑल द पावर ऑफ द स्पीकर, उन्हें सारी की सारी पावर मिल जाएगी। ही प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि उस जिस टाइम पे वो स्पीकर बने हुए हैं उस टाइम पे अगर जॉइंट सिटिंग हो रही है दोनों हाउसेस के, लोकसभा राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग हो रही है तो उसको प्रिजाइड कौन करेंगे, डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड करेंगे। इन केस ऑफ स्पीकर इज एब्सेंट फ्रॉम सच अ सिटिंग, अगर स्पीकर एब्सेंट है तब तो याद रखना है कि अगर हमारे स्पीकर एब्सेंट होंगे तब वो बेसिकली प्रिजाइड कर सकते हैं एंड स्पीकर के द्वारा जो भी फंक्शंस किए जाते हैं वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये सब हमने देखा, बट इन सब चीज़ों से एक चीज़ सामने निकल के ये आती है कि आप ये मत समझना कि जो डिप्टी स्पीकर है वो सबॉर्डिनेट है स्पीकर के, यानी स्पीकर सबसे ऊपर उसके नीचे डिप्टी स्पीकर है, जैसे स्पीकर बोलेगा डिप्टी स्पीकर वैसा करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों की अपनी इंडिविजुअलिटी है एंड जो हमारा डिप्टी स्पीकर है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है स्पीकर के लिए नहीं बट हाउस से, यानी जो भी वो काम करेगा उसको हाउस को जाके रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, हाउस को जाके वो बताना पड़ेगा, हाउस इन द सेंस जो लोकसभा है उसको बताना पड़ेगा, उसे स्पीकर को जाके कुछ बताने की या बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे स्पीकर को हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन देनी हो उसको बताना, तो हम कह सकते हैं कि उसके सबॉर्डिनेट हैं। बट हमारे जो डिप्टी स्पीकर हैं जिस तरह से स्पीकर चुन के आते हैं उस तरह से डिप्टी स्पीकर चुन के आते हैं हाउस के मेंबर से ही, तो इसलिए जो डिप्टी स्पीकर है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है हाउस के लिए। देन डिप्टी स्पीकर हैज़ वन स्पेशल प्रिविलेज जो है हमारे डिप्टी स्पीकर को मिल रखी है, वो ये है कि वेन एवर ही इज़ अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी की अगर डिप्टी स्पीकर को मेंबर बना दिया जाता है तो जैसे ही वो मेंबर बनते हैं ऑटोमेटिकली वो उस कमेटी के चेयरमैन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा प्रिविलेज है सिर्फ डिप्टी स्पीकर को मिला हुआ है। लाइक द स्पीकर, द डिप्टी स्पीकर वाइल प्रिजाइडिंग ओवर द हाउस ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टांस, यानी जब डिप्टी स्पीकर बने हुए हैं और स्पीकर के जैसे सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं तो जिस तरीके से स्पीकर फर्स्ट इंस्टांस में वोट नहीं करता तो सेम डिप्टी स्पीकर भी अपना फर्स्ट इंस्टांस में वोट नहीं देंगे। अगर वो वोट तभी देंगे जब इन केस ऑफ टाई हो रहा होगा तो कास्टिंग वोट उनके द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट व्हेन रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ डिप्टी स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन में चल रहा होगा तो ही कैन नॉट प्रिजाइड एट द सिटिंग ऑफ द हाउस दो ही मे बी प्रेजेंट। तो सेम वही है कि अगर मान लो उनके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन लाया जा रहा है उनको रिमूव करने के लिए तो उस दौरान वो स्पीकर की तरह फंक्शंस नहीं कर सकते, बट क्योंकि वो मेंबर है हाउस का तो एज अ हाउस में प्रेजेंट रह सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द स्पीकर प्रिजाइड ओवर द हाउस द डिप्टी स्पीकर इज़ लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है। ऑब्वियसली जब स्पीकर ऑलरेडी प्रेजेंट है और क्योंकि स्पीकर प्रेजेंट है तो वही हाउस को प्रिजाइड करेंगे, और जब वो हाउस को प्रिजाइड कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं वो एज अ नॉर्मल मेंबर जो होते हैं हाउस का, जो नॉर्मल एमपी होते हैं उन्हीं एमपीज़ की तरह वो भी काम करेंगे, यानी कि जो भी वोट डाले जाएंगे उस वोट में ये अपने फर्स्ट इंस्टांस में वोट दे सकते हैं, ठीक है। और इनके पास पावर है कि ही कैन स्पीक इन दी हाउस, पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोसीडिंग में और वोट भी दे सकते हैं जब भी हाउस में किसी पर्टिकुलर डिसीजन के लिए वोट डाले जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि जब वो डिप्टी स्पीकर हैं तो वो नॉर्मल ऑर्डनरी मेंबर की तरह काम करेंगे, जो भी ऑर्डनरी मेंबर्स होते हैं एमपीज़ वगैरह होते हैं जो भी उनके काम होते हैं कि हाउस में प्रेजेंट रहना, हाउस में बोलना, जब भी बोलने को बोला जाए या फिर जब भी वोटिंग हो रही है तो वोट डालना फर्स्ट इंस्टांस में, तो सारे काम वो करेंगे। पर जैसे ही वो स्पीकर एब्सेंट है तो स्पीकर की पोजीशन पर जाके बैठ रहे हैं तो उस दौरान जो स्पीकर के फंक्शंस हैं, जिस तरीके से स्पीकर काम करता है कि वो कास्टिंग वोट देता है, प्रिजाइड करता है, तो वो सब का वो तब करेंगे। नेक्स्ट है कि डिप्टी स्पीकर इज़ इंटाइटल टू रेगुलर सैलरी एंड अलाउंस फिक्स बाय द पार्लियामेंट। तो जिस तरह से स्पीकर की सैलरी भी पार्लियामेंट फिक्स करता है सेम डिप्टी स्पीकर की सैलरी को भी पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है और उसे चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर वाइल अज्यूमिंग देयर ऑफिस डू नॉट मेक सब्सक्राइब एनी सेपरेट ओथ फॉर अफर्मेशन, यानी कि जब भी कोई मेंबर
ठीक है। जब भी कोई मेंबर लोकसभा में आता है तो लोकसभा में आने के बाद ऑलरेडी एक मिनिस्टर्स को या फिर जो मेंबर होते हैं उनको ऑलरेडी ओथ लेनी पड़ती है। तो एक बार जब आपने ओथ ले ली तो वापस से जब आप एक स्पीकर बन रहे हो या फिर किसी मेंबर को डिप्टी स्पीकर बनाया जा रहा है तो उन्हें सेपरेट ओथ लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको स्पीकर से कोई ओथ नहीं दिखेगी, डिप्टी स्पीकर से कोई ओथ नहीं दिखेगी। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी जब वो हाउस में लोकसभा में एंटर किए होंगे, जो उनकी फर्स्ट सिटिंग होगी, तो वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजिडेंट ने उनकी ओथ ले ली होगी, तो बार बार ओथ लेने की ज़रूरत उन्हें नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का, वो कहाँ से आया है। ठीक है, तो ये ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में 1921 में। ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसको हम मोंटेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। तो अगर आपको याद होगा, जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे थे, जो कि फर्स्ट चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, तो उस टाइम पे मैंने आपको ये डिस्कस किया होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या होता है। 1919 के सारे प्रोविजंस को हमने डिस्कस किया है। अगर कोई भी चीज़ में आपको डाउट है तो एक बार आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हो। तो इस एक्ट को बेसिकली मोंटेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता था, और इस एक्ट में कहीं ना कहीं कह सकते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को बेसिकली ओरिजिनेट किया। ठीक है, बट उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का नाम जो था प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट के नाम से उस समय उसको पुकारा जाता था। ठीक है, और ये जो नोमेनक्लेचर है वो 1947 तक चलता है, यानी कि 1921 में इस चीज़ को ओरिजिनेट किया और 1947 तक जो है स्पीकर की जगह पे वो प्रेसिडेंट को वर्ड को यूज़ करते थे और डिप्टी स्पीकर की जगह वो डिप्टी प्रेसिडेंट के वर्ड को करते थे। ठीक है, देन हम देखते हैं कि बिफोर 1921, ठीक है, 1921 से पहले, क्योंकि हमने देखा था कि 1921 में ही जो है आपका पहली बार जो है डिप्टी स्पीकर का जो ऑफिस है वो आया। बट इससे पहले क्या होता था वो अब जानते हैं। तो इससे पहले जो गवर्नर जनरल है इंडिया के, वो ही प्रिजाइड करते थे जो भी मीटिंग्स होती थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, यानी जो सेंटर पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनकी जो भी मीटिंग्स होती थी उसे कौन प्रिसाइड करता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके पास ही सारी पावर होती थी। बट 1921 में जब ये एक्ट आया, उस एक्ट ने बेसिकली इन दो ऑफिसेस को क्रिएट कर दिया, प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और 1921 में हम कह सकते हैं जो फेडरिक वाइट थे एंड सचिदानंद सिन्हा जो थे, उन्हें अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल के द्वारा एज द फर्स्ट स्पीकर एंड द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर। ठीक है, किसके, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना कि 1921 में जब एक्ट आया था, उसके एक्ट के बाद जब वो बनाया गया था ऑफिस स्पीकर डिप्टी स्पीकर का, तो उस समय प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट बोलते थे, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो जो पहला जो पर्सन था जो स्पीकर बना वो कौन था, फेडरिक वाइट थे, और जो डिप्टी स्पीकर बना वो कौन थे, सचिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, तो ये नाम आपको एज अ वन लाइनर की तरह याद रखने ज़रूरी है, बिकॉज बहुत से एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होगा इसको याद रखना। नेक्स्ट है आपका 1925 में। ठीक है, तो 1921 में तो वो दोनों बन गए। 1925 में विट्ठल भाई जी पटेल बिकम द फर्स्ट इंडियन, जो ऐसे पहले इंडियन थे जिनको पहला इलेक्टेड स्पीकर, या को इलेक्ट करके उनको बनाया गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला इलेक्टेड स्पीकर कौन बने थे, विट्ठल भाई जी पटेल। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चेंज द नोमेनक्लेचर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब बाद में जब हम देखेंगे 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बहुत से प्रोविजन जो है 1935 के लिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे ऐड भी किया गया है। ठीक है, तो इस एक्ट में कहीं ना कहीं जो नोमेनक्लेचर जो था प्रेसिडेंट एंड डिप्टी स्पीकर का, वो बेसिकली चेंज किया जा रहा था और बोला गया था इसको आगे जाके इसको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में कन्वर्ट कर देंगे। बट क्योंकि हम जानते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसमें ये जो फीचर्स थे फेडरलिज्म लेके आना, फेडरल बेसिकली बनाना है, तो उसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया था। क्योंकि वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया, इसके कारण जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर का नोमेनक्लेचर है कभी चेंज ही नहीं हो पाया। ठीक है, तो यानी 1947 तक ये जो प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट हैं यही नोमेनक्लेचर चलता रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीवी मावलंकर एंड अनाथ श्याम अयंगर हैड डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग फर्स्ट स्पीकर एंड फर्स्ट डिप्टी स्पीकर रिस्पेक्टिवली ऑफ द लोकसभा। तो यानी जो उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो पहले स्पीकर जो बने थे कौन थे, जीवी मावलंकर थे, और जो पहले डिप्टी स्पीकर जो बनेंगे वो कौन होंगे, अनंता शानम अयंगर। ठीक है, जीवी मावलंकर आल्सो हैड द पोस्ट ऑफ स्पीकर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, तो उसके जो हेड थे वो भी जीवी मावलंकर थे। ठीक है, एज वेल एज प्रोविंशियल पार्लियामेंट ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा कंटिन्यूसली फॉर 1 डिकेड फ्रॉम 1946 टू 1956। तो आप देख सकते हो कि जीवी मावलंकर जो है 1946 में पहले स्पीकर बने थे, और उनका ये जो टर्म है स्पीकर का कम से कम मतलब 10 साल तक कह सकते हैं स्पीकर की पोस्ट में बने रहें, यानी 1946 से 1956 तक वो एज अ स्पीकर की पोस्ट में बने रहें। ठीक है, तो ये हमने देख लिया किस तरीके से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो ओरिजिनेशन हमने देखा और कैसे इसमें चेंजेस लाए गए बाद में जाके। नेक्स्ट हम देखते हैं पैनल ऑफ चेयरमैन ऑफ लोकसभा।
तो ये जो पैनल ऑफ चेयरमैन ऑफ लोकसभा है, इनके बारे में देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंशन नहीं कर रखा, पर एक रूल बुक है लोकसभा की, उसके उस रूल्स में कहीं ना कहीं इनके बारे में मेंशन किया गया है। तो अगर हम इस रूल्स के जो रूल्स है लोकसभा के उसके हिसाब से देखें तो जो स्पीकर है वो कहीं ना कहीं नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर ऑफ पैनल ऑफ नॉट मोर देन 10 चेयरमैन। मतलब एक पैनल बनाया जाता है जिसमें 10 से ज़्यादा चेयरपर्सन्स नहीं होने चाहिए, और वो जो 10 पर्सन से कहाँ से चुनेंगे, यानी जो भी लोकसभा के मेंबर हैं उन मेंबर से कहीं ना कहीं 10 चेयरपर्सन्स को, यानी 10 पर्सन्स को चुना जाएगा, जिसे बाद में एज ए चेयरपर्सन्स कहेंगे। 10 से ज़्यादा चेयरपर्सन्स नहीं होनी चाहिए उस पैनल में, ठीक है। तो स्पीकर उनको नॉमिनेट कर देगा। एनी ऑफ देम कैन प्रिजाइड ओवर द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। और इनका काम बेसिकली ये है कि अगर किसी कारणवश हमारे स्पीकर भी एब्सेंट है, डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है, तो उस समय जो हाउस को प्रिजाइड किया जाएगा वो जो चेयरमैन है, 10 चेयरमैन है, उनमें से कोई एक चेयरमैन जो है हाउस को प्रिजाइड करेगा, ठीक है। बट याद रखना कब करेगा, जब दोनों एब्सेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ही हैज़ द सेम पावर, और जैसे ही वो दोनों एब्सेंट हैं तो उस टाइम पे जो स्पीकर बनेगा, तो जो भी स्पीकर बन रहा है उसके पास सेम पावर होगी जो स्पीकर को मिलती है। और स्पीकर जब प्रिसाइड करता है तो इस दौरान जो भी फंक्शंस वो परफॉर्म करता है, जो भी ड्यूटीज़ वो परफॉर्म करता है, वही ड्यूटी, फंक्शंस, पावर इन सबको, मतलब इनमें से कोई एक जब बनेगा उसको मिलेगी, ठीक है। ही होल्ड ऑफिस अंटिल अ न्यू पैनल ऑफ चेयरमैन इज़ नॉमिनेटेड। और इनका टेन्योर देखें कि जब तक न्यू पैनल ऑफ चेयरपर्सन नॉमिनेट नहीं किया जाता तब तक ये अपने ऑफिस को होल्ड करके रखते हैं। व्हेन अ मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ चेयरमैन इज़ ऑल्सो नॉट प्रेजेंट, ठीक है, तो एनी अदर पर्सन एज डिटरमाइंड बाय द हाउस एक्ट एज स्पीकर। तो वैसे तो बहुत मुश्किल है कि जो पैनल में जो 10 मेंबर है ये भी प्रेजेंट ना हो, ठीक है। चलो स्पीकर प्रेजेंट नहीं है हम मान सकते हैं, डिप्टी स्पीकर भी प्रेजेंट नहीं है हम मान सकते हैं, पर जो 10 चेयरपर्सन का एक पैनल बना रखा है, अगर मान लो वो भी प्रेजेंट नहीं है किसी कारणवश, तो उस टाइम पे कोई भी जो मेंबर होगा उसको बेसिकली जो स्पीकर बना दिया जाएगा, ठीक है। एनी अदर मेंबर एज डिटरमाइंड बाय द हाउस, हाउस के द्वारा, मतलब जो हाउस है लोकसभा, उसके द्वारा किसी भी एक मेंबर को चुन लिया जाएगा और वो स्पीकर की तरह काम करेगा जब तक स्पीकर एब्सेंट है। देन हम देखेंगे इट मस्ट बी एम्फेसाइज्ड हियर दैट अ मेंबर ऑफ अ पैनल ऑफ चेयरपर्सन कैन नॉट प्रिजाइड ओवर द हाउस व्हेन द हाउस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वैकेंट। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जब वो एब्सेंट हैं उस केस में ये लोग प्रिजाइड कर सकते हैं हाउस को, बट अगर वैकेंट है यानी सीट ही खाली हो रखी है स्पीकर डिप्टी स्पीकर की, और सीट वैकेंट कब होती है, अभी हमने सारे क्राइटेरियाज पढ़े कि अगर मान लो हाउस के मेंबर से उन्हें निकाल दिया गया है, या फिर उन्हें रेजिग्नेशन दे दिया है, या फिर उनका रिमूवल रेजोल्यूशन लेके आके उनको रिमूव कर दिया गया है, तो उस केस में जो स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर, उनकी जो सीट है वैकेंट हो जाएगी। और जब वो वैकेंट है सीट, तो उस केस में जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है ये बेसिकली प्रिजाइड नहीं कर सकते हाउस को। तो उस केस में कौन प्रिजाइड करेगा, तो यहाँ पे स्पीकर्स की ड्यूटी जो होती है टू परफॉर्म बाय सच अ मेंबर ऑफ द हाउस एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पस। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल आएगा प्रेसिडेंट का होगा, और प्रेसिडेंट जो हाउस में जो हाउस है लोकसभा का, उसमें से किसी भी एक मेंबर को अपॉइंट कर लेंगे अपने हिसाब से, जब जो भी नहीं लगता है कि सही है उस मेंबर को अपॉइंट कर लेंगे, और वो मेंबर जो है कहीं ना कहीं स्पीकर की ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते। और इलेक्शन होके जल्दी से जल्दी जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो सीट है फिल नहीं हो जाती, तब तक वो स्पीकर का काम करते रहेगा जो जिस पर्सन को नॉमिनेट किया, अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। और क्योंकि थोड़े समय के लिए आप देख सकते हो प्रिजाइड कर सकता है, बिकॉज जल्दी से जल्दी यहाँ पे लिखा गया है कि आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, और इलेक्शन करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनमें से आप किसी भी एक मेंबर को चूज़ करके स्पीकर बना दो, डिप्टी स्पीकर बना दो। तो इसलिए जल्द से जल्द हो सके जो भी वैकेंट सीट हुई है उसको फिल करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीकर प्रोटम क्या होता है। तो एज़ प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो स्पीकर होता है लास्ट लोकसभा का, वो वेकेट कर देता है अपने ऑफिस को इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। यानी कि मान लेते हैं कि एक पुरानी लोकसभा थी जो 2014 में मान लो एक लोकसभा थी, वो चुन के आई और 2019 तक उसने काम करना है, ठीक है। तो इस दौरान जब तक लोकसभा है तो स्पीकर भी काम करता रहेगा। मान लो 2019 में जब इनका 5 साल का टर्म ख़त्म हो गया था, तो 2019 में इलेक्शन होने थे। इलेक्शन होने के बाद जब नई लोकसभा आई होगी, मान लेते हैं वो जून में आई, जून 2019 को आई है, तो जब तक और ये जो पुरानी वाली लोकसभा है इसका टेन्योर ख़त्म हो गया मान लो जनवरी 2019 में, ठीक है। यानी कि जनवरी 2019 में जो उससे पहले की लोकसभा है उसका टेन्योर ख़त्म हो चुका है 5 साल का, और जो इलेक्शन होने के बाद जो नई लोकसभा चुनकर आ रही है वो जून 2019 में चुन के आ रही है। तो जनवरी से लेकर जो जून तक का टाइम है वहाँ पे लोकसभा तो नहीं रहेगी, बट आपका स्पीकर अपने ऑफिस में बना रहेगा और स्पीकर जो भी अपने काम है वो करता रहेगा, ठीक है। तो यानी जनवरी से लेकर जून तक वो अपने ऑफिस में काम करता रहेगा। और जैसे ही जून में कह सकते हैं, जून में भी कितना मान लेते हैं कि जून में 2 जून 2019 को जो आपकी न्यू लोकसभा चुन के आ गई है, ठीक है, न्यू लोकसभा चुन गई है, तो इस 2 जून 2019 को वो जो पुराना स्पीकर होगा वो अपने ऑफिस को छोड़ देगा, और इस 2 जून 2019 को
जब फर्स्ट सिटिंग होगी किसकी, लोकसभा की, तो उस दौरान एक स्पीकर प्रोटम को चुना जाएगा। ठीक है। और ये जो स्पीकर प्रोटम होगा ये कब तक काम करेगा, तो जो 2 जून को जो फर्स्ट मीटिंग हुई है, तो उस मीटिंग में ये मतलब फर्स्ट सिटिंग हुई है लोकसभा की, तो सिटिंग में जो है बाकी के जो भी मेंबर्स होंगे न्यूली इलेक्टेड जो भी लोकसभा है, तो उन्हीं में से आप देखोगे किसी एक को स्पीकर प्रोटम बना दिया जाएगा। और स्पीकर प्रोटम बनाने का मेन पर्पस ये है कि वो कहीं ना कहीं जो स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर उसको इलेक्ट करने में हेल्प करेगा। और जब तक स्पीकर डिप्टी स्पीकर इलेक्ट नहीं हो जाते तब तक ये काम करता रहेगा, और जब स्पीकर इलेक्ट हो जाएगा तो स्पीकर प्रोटम का काम जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो कह सकते हैं टेम्प्रेरी पीरियड के लिए जो स्पीकर प्रोटम के ऑफिस को बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी है जिसे हम डिटेल में देखते हैं। तो देयरफॉर द प्रेसिडेंट अपॉइंट अ मेंबर। ठीक है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एक मेंबर ऑफ द लोकसभा एज द स्पीकर प्रोटम, यानी जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा आई है उस न्यूली इलेक्टेड लोकसभा में से जो भी एक मेंबर होगा उसको अपॉइंट कर लिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा एज अ स्पीकर प्रोटम के लिए। ठीक है। एंड यूजुअली देखा जाता है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं उस न्यूली इलेक्टेड लोकसभा के सीनियर मोस्ट मेंबर को सेलेक्ट कर लिया जाता है स्पीकर प्रोटम के लिए, एंड प्रेसिडेंट हिमसेल्फ एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ स्पीकर प्रोटम। तो याद रखना एज अ स्पीकर की कोई ओथ नहीं होती, बट आप किसी मेंबर को स्पीकर प्रोटम बना रहे हो तो उस टाइम पे जो ओथ ली जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा ओथ ली जाएगी। ठीक है। और जब भी क्योंकि वो स्पीकर प्रोटम है तो उसके पास सारी की सारी पावर्स होगी जो स्पीकर की होती हैं। ये प्रिजाइड करेगा फर्स्ट सिटिंग जो होती है न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की सिटिंग को प्रिजाइड करेगा। हिज मेन ड्यूटी इज़ टू एडमिनिस्टर करना है ओथ ऑफ द न्यू मेंबर्स, यानी जो भी न्यू मेंबर्स आए हैं हाउस में उनकी उस मेंबर्स की जो है ओथ लेने में हेल्प करेगा। एंड ही ऑल्सो एबल द हाउस टू इलेक्ट अ न्यू स्पीकर, और न्यू स्पीकर को इलेक्ट करने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा हाउस की। ठीक है। तो ये 3 काम है कि न्यूली इलेक्टेड जो लोकसभा आई है उसकी फर्स्ट सिटिंग को ही प्रिजाइड करेगा, और सारे के सारे जो मेंबर्स हैं उनकी ओथ दिलवाने में हेल्प करेगा, और जो न्यू स्पीकर होगा उसको इलेक्ट करने में हेल्प करेगा हाउस की। और व्हेन द न्यू स्पीकर इज़ इलेक्टेड बाय द हाउस, तो जो ऑफिस है स्पीकर प्रोटम का वो ख़त्म हो जाएगा। हैंस दिस ऑफिस इज़ अ टेम्प्रेरी ऑफिस होता है जो कि एग्जिस्ट करता है सिर्फ कुछ ही दिन के लिए। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बुक में दे रखा है कि जो 13th लोकसभा थी उसमें मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता जो थे वॉज अपॉइंटेड एज अ स्पीकर प्रोटम के लिए अपॉइंट किया गया ऑन 20 अक्टूबर 1919 को। ठीक है। 13वीं लोकसभा की हम बात की जा रही है। और ये जो स्पीकर प्रोटम थे वो रिमेन अपने ऑफिस में रहे कब तक, 22 अक्टूबर 1919, सिर्फ 2 दिन के लिए इन्हें स्पीकर प्रोटम के लिए चुना गया। और जब वो स्पीकर प्रोटम थे तो उन्होंने एक न्यू स्पीकर को इलेक्ट करने में हेल्प करी, और उस समय जो न्यू स्पीकर थे वो कौन थे, मिस्टर GMC बाल योगी थे। ठीक है। बाला योगी। नेक्स्ट हम करते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं राज्यसभा के उनको चेयरमैन बोला जाता है। एंड वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया के वो हमने जैसे कि हम जानते हैं कि वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा का। एंड ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, यानी जिस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट के बिहाफ में काम कर रहे हैं, या फिर प्रेसिडेंट मान लो किसी कारणवश अपनी ड्यूटीज़ या फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के जो भी ड्यूटीज़ या फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करेंगे। ठीक है। एंड ही गोज़ नॉट परफॉर्म ड्यूटी ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और जब जो हमारे चेयरमैन जो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ऑल्दो जब वो वाइस प्रेसिडेंट है तो उनका मेन काम क्या है कि वो राज्यसभा में चेयरमैन की तरह काम करेंगे, राज्यसभा को प्रिजाइड करेंगे। बट प्रेसिडेंट जब नहीं है, एब्सेंट है, मान लो किसी चीज़ के कारण कोई फॉरेन ट्रिप में गए हैं, या फिर उनको कोई बीमार हो गए हैं वो किसी कारण की वजह से, तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या है कि वो प्रेसिडेंट के वहाँ कुर्सी में बैठकर जो भी फंक्शंस है प्रेसिडेंट के उनको परफॉर्म करेंगे, और उस टाइम पे वो एज अ चेयरमैन की तरह काम नहीं करेंगे। देन यहाँ बताया गया है कि चेयरमैन जो है राज्यसभा का उनको रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इफ इज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि अगर राज्यसभा के चेयरमैन को अगर रिमूव करना भी है तो उनको रिमूव किया जाएगा कैसे, एक वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से। एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर द पावर एंड फंक्शन ऑफ चेयरमैन इन राज्यसभा आर सिमिलर, यानी जो भी पावर या फंक्शंस हमारे स्पीकर को मिली है लोकसभा की, जो जैसे कि हम जानते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा का स्पीकर होता है, तो स्पीकर के पास जो भी पावर एंड फंक्शंस मिली है वही सेम पावर एंड फंक्शंस एक चेयरमैन को मिली है जब वो प्रिजाइड करते हैं राज्यसभा को। हाउएवर स्पीकर हैज़ 2 स्पेशल पावर। स्पीकर हमारे जो लोकसभा का स्पीकर है उसके पास 2 ऐसी स्पेशल पावर्स हैं जो राज्यसभा के स्पीकर के पास राज्यसभा के चेयरमैन के पास देखने को नहीं मिलती। सबसे पहली पावर है कि जो हमारा स्पीकर है वो डिसाइड करता है कि वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट।
तो कोई भी बिल जो कि लोकसभा में आ रहा है वो बिल मनी बिल है या नहीं वो कौन डिसाइड करेगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा। और उस टाइम पे जो उनका डिसीजन होगा स्पीकर का वो फाइनल होगा, कोई उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकता। तो ये पावर कहीं ना कहीं स्पेशल है स्पीकर को मिली है। दूसरी कि स्पीकर प्रिजाइड करता है ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ अ पार्लियामेंट, यानी जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डेडलॉक क्रिएट हो जाता है एक बिल को लेकर और बिल पास नहीं हो पाता, तो उस केस में हमारे प्रेसिडेंट जो है उस पर्टिकुलर डेट को अनाउंस करते हैं एंड उस टाइम पे जब जॉइंट सिटिंग होती है तो हमारे स्पीकर ही उस जॉइंट सिटिंग को प्रिजाइड करते हैं। तो ये दो ऐसी पावर है जो सिर्फ हमारे स्पीकर को मिली है। इसके अलावा जो भी पावर स्पीकर के पास है सेम आपको चेयरमैन को भी देखने को मिलेगी। जो चेयरमैन है राज्यसभा की उनके पास भी सेम पावर है, अनलाइक द स्पीकर हु इज़ अ मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, जो जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी हाउस के मेंबर होते हैं, लोकसभा के जो भी मेंबर्स एमपी है उनमें से किसी को चेयरमैन स्पीकर बनाया जाता है। बट जब हम बात करते हैं चेयरमैन की, तो चेयरमैन मेंबर नहीं होता उसका। क्यों नहीं होता? बिकॉज वो तो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर चुना हुआ है, तो वो क्योंकि वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर उनका इलेक्शन हुआ है, तो इसलिए वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। ठीक है, बट लाइक द स्पीकर द चेयरमैन ऑल्सो कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टांस, ही कैन नॉट कास्ट अ वोट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट। मतलब कि भले ही स्पीकर मेंबर हो हाउस का और चेयरमैन मेंबर ना हो हाउस का, बट स्पीकर जिस तरीके से फर्स्ट इंस्टांस में वोट नहीं दे सकता बिकॉज वो प्रिजाइड कर रहा है हाउस को, सिमिलरली जो आपके चेयरमैन हैं वो भी जो है सिर्फ इक्वालिटी ऑफ वोट्स यानी जब टाई होते हैं तभी अपना कास्टिंग वोट दे सकते हैं जैसे स्पीकर देते हैं। देन यहाँ पे लिखा है कि द वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रिजाइड ओवर अ सिटिंग ऑफ द राज्यसभा एज ए चेयरमैन व्हेन अ रेजोल्यूशन ऑफ हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। यानी अगर राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा अगर रेजोल्यूशन निकाला जा रहा है, उनको रेजोल्यूशन लाया गया है उनको रिमूव करने के लिए, तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट जो कि चेयरमैन है राज्यसभा के, तो उस टाइम पे वो एज अ चेयरमैन की तरह काम नहीं कर सकते। ठीक है, बट ही कैन बी प्रेजेंट, बट वो हाउस में प्रेजेंट रहेंगे, स्पीक इन द हाउस एंड कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग। तो हाउस में प्रेजेंट रह सकते हैं, जो भी मीटिंग आ रही है उसमें बोल सकते हैं, उस मीटिंग को उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट विदाउट वोट नहीं दे सकते। और वोट जैसा कि हमने देखा था फर्स्ट इंस्टांस में दे सकते हैं। स्पीकर में केस में हमने देखने को मिला था कि जब स्पीकर के खिलाफ कोई भी रिमूवल प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है तो उस टाइम पे वो अपने हाउस को भले प्रिजाइड ना करें, बट एक नॉर्मल मेंबर तो वो हाउस के बने रहते हैं, और जब वो नॉर्मल मेंबर की तरह रहते हैं तो वो हाउस में प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उन प्रोसीडिंग में बोल सकते हैं और साथ साथ फर्स्ट इंस्टांस में वोट कर सकते हैं। और जो फर्स्ट इंस्टांस में वोट करने की पावर हमारे स्पीकर को मिली हुई है जब उनके खिलाफ रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट किया गया है, तो वो इसलिए मिली है बिकॉज वो एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा तो है, बट क्योंकि चेयरमैन एक मेंबर नहीं है राज्यसभा के, इसलिए वो फर्स्ट इंस्टांस में वोट नहीं कर सकते जब उनके खिलाफ कोई भी रिमूवल प्रोसीजर स्टार्ट किया गया है राज्यसभा में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है एज इन केस ऑफ स्पीकर सैलरीज एंड अलाउंस जो होती है चेयरमैन के आल्सो फिक्स बाय द पार्लियामेंट, यानी जिस तरह से स्पीकर के केस में भी जो सैलरीज और अलाउंस होती है पार्लियामेंट फिक्स करता है, और चेयरमैन को भी जो सैलरी मिलती है ठीक है वो भी कौन फिक्स करता है? पार्लियामेंट फिक्स करता है। उसको चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, एंड उस पर कोई भी वोटिंग नहीं की जाती। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, यानी जब वाइस प्रेसिडेंट का काम जो चेयरमैन का है, बट क्योंकि उस समय प्रेसिडेंट किसी कारणवश अपनी ड्यूटीज़ को फंक्शंस को नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट की तरह, एंड उस टाइम पे ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी अलाउंस पेबल टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट उस समय प्रेसिडेंट के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, उनके पास जो भी पावर एक प्रेसिडेंट को मिलती है वो सारी पावर फंक्शंस उन्हें मिलेगी, तो उस टाइम पे जो भी सैलरी अलाउंस जो प्रेसिडेंट को मिलती है वही सैलरी अलाउंस जो है वाइस प्रेसिडेंट उस समय लेंगे। यानी कि एक चेयरमैन को जितनी सैलरी मिलती है राज्यसभा के चेयरमैन को वो सैलरी उस समय उन्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सैलरी तभी मिलेगी ना जब वो एज अ चेयरमैन की तरह काम करेंगे, बट क्योंकि वो उस टाइम पे प्रेसिडेंट के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, एज अ प्रेसिडेंट की सीट पे बैठ के वो प्रेसिडेंट की जो भी ड्यूटीज़ है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उन्हें जो भी सैलरी प्रेसिडेंट को मिलती है वही सैलरी अलाउंस जो है उन वाइस प्रेसिडेंट को भी मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा। डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा को किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है? तो जो भी मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के उनमें से किसी एक मेंबर को डिप्टी स्पीकर के तौर पे इलेक्ट कर दिया जाता है, एंड व्हेनेवर द ऑफिस ऑफ डिप्टी स्पीकर फॉल वैकेंट, तो राज्यसभा इलेक्ट अनदर मेंबर टू फिल द वैकेंसी। ठीक है, तो बस सीट वैकेंट नहीं होनी चाहिए, जैसी वैकेंट है तो जो भी मेंबर्स प्रेजेंट है उनमें से किसी एक मेंबर को आप इलेक्ट कर दो। ठीक है, अब डिप्टी स्पीकर वैकेंट हिज ऑफिस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 केसेस में से अगर कुछ होता है तो उस केस में उनके ऑफिस को वैकेंट किया जा सकता है। पहला, इफ़ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा का मेंबर से उन्हें अगर बाहर निकाल दिया है यानी डिस्क्वालीफाई कर दिया, वो एज अ मेंबर नहीं रहे अब राज्यसभा के, तो क्योंकि वो मेंबर नहीं है राज्यसभा के तो फिर डिप्टी चेयरमैन भी वो नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट है इफ़ यू रिज़ाइन बाय राइटिंग टू द चेयरमैन, अगर वो अपना रेजिग्नेशन किसको दे रहे हैं?
चेयरमैन को, तो उस टाइम पे भी उनका ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ इज़ रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड सच रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर 14 डे एडवांस नोटिस। यानी कि अगर मान लो डिप्टी चेयरमैन को रिमूव करने का एक रेजोल्यूशन निकाला गया है, तो रेजोल्यूशन निकालने से पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रेजोल्यूशन निकाल सकते हो। और अगर रेजोल्यूशन मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो उस केस में जो डिप्टी चेयरमैन है उसका ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन है जहाँ पे उनके ऑफिस को वैकेंट हो सकता है। देन है कि द डिप्टी चेयरमैन है परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन ऑफिस व्हेन ही इज वैकेंट और व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। यानी कि जब चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट होगा उस केस में, या फिर जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे होंगे, प्रेसिडेंट के जो भी ड्यूटीज़ फंक्शन से परफॉर्म कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे जो डिप्टी स्पीकर है उनको एक मौका मिल जाएगा कि वो चेयरमैन के जो भी फंक्शंस है उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं। तो ही ऑल्सो एक्ट एज अ चेयरमैन व्हेन द लीडर इज एब्सेंट। ठीक है, यानी कि जब आपके चेयरमैन वगैरह, यानी कि जब हमारे चेयरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अगर वो एब्सेंट हो गए तो उस केस में डिप्टी चेयरमैन जो चेयरमैन बन सकते हैं। उनके जो भी पावर एंड फंक्शन जो चीज़ें चेयरमैन को मिलती है वही पावर एंड फंक्शन जो है डिप्टी चेयरमैन को भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, इट शुड बी एम्फेसाइज हियर दैट द डिप्टी चेयरमैन इज़ नॉट सबॉर्डिनेट टू द चेयरमैन। तो जिस तरीके से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में जो डिप्टी स्पीकर होता है वो एक सबॉर्डिनेट नहीं होता, वो अपने हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिमिलरली चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो राज्यसभा में होते हैं उसमें भी जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो सबॉर्डिनेट नहीं माना जाता चेयरमैन के। और यहाँ पे जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो भी हाउस के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी वो काम करेगा, जो भी वो कुछ भी गलत करेगा, तो हाउस को कहीं ना कहीं उनसे सवाल जवाब पूछने का हक है। ठीक है। Like the chairman, deputy chairman while presiding over the house cannot vote in the first instance because जब डिप्टी चेयरमैन जो होंगे चेयरमैन बन के काम कर रहे होंगे, तो क्योंकि वो हाउस को प्रिजाइड कर रहे होंगे तो वो फर्स्ट इंस्टांस में वोट नहीं दे सकते हैं। ही कैन ओनली एक्सरसाइज हिज कास्टिंग वोट दे सकते हैं जब टाई हो रखे होंगे वोट्स में। ठीक है। फर्दर, व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द डिप्टी चेयरमैन इज कंसिडर किया जाएगा तो ही कैन नॉट प्रिजाइड ओवर अ सिटिंग ऑफ हाउस ऑल्दो ही मे बी प्रेजेंट। ठीक है। तो सेम वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि अगर मान लो रेजोल्यूशन प्रोसेस निकाला जा रहा है तो हाउस को प्रिजाइड नहीं कर सकते, बट क्योंकि वो एज अ मेंबर है हाउस के, तो मेंबर होने के नाते जो डिप्टी चेयरमैन है वो हाउस की मीटिंग को पार्ट ले सकते हैं, उसमें बोल सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, साथ साथ फर्स्ट इंस्टांस में वोट भी दे सकते हैं। बट चेयरमैन फर्स्ट इंस्टांस में वोट नहीं दे सकते जब उनके खिलाफ रिमूवल प्रोसीजर निकाला गया होगा, बिकॉज चेयरमैन मेंबर नहीं होते राज्यसभा के। ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि व्हेन द चेयरमैन प्रिजाइड ओवर द हाउस द डिप्टी चेयरमैन इज लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी मैन। हाँ, क्योंकि जब चेयरमैन प्रिजाइड कर रहे हैं हाउस को तो डिप्टी चेयरमैन का काम क्या होगा, वो एक ऑर्डिनरी मैन की तरह काम करेंगे और ऑर्डिनरी मेंबर की तरह अगर काम करेंगे तो वो हाउस की जो भी मीटिंग्स हो रही हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बोल सकते हैं और फर्स्ट इंस्टांस में वोट दे सकते हैं। लाइक द चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू अ रेगुलर सैलरी अलाउंस उन्हें मिलता है, और वो सैलरी अलाउंस जो फिक्स किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा उसको चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी जो वाइस पैनल होता है वाइस चेयरपर्सन का, एक हमने लोकसभा में देखा था और एक पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन का हमने कहाँ देखा, राज्यसभा में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि जो पैनल है इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मेंशन नहीं कर रखा, जो रूल्स है राज्यसभा के उसमें इसके बारे में जिक्र किया गया है। और जो चेयरमैन है वो नॉमिनेट करते हैं कि जो भी मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के उनमें से उन मेंबर्स को नॉमिनेट करके इस पैनल में रख दिया जाता है, जो पैनल होता है वाइस चेयरपर्सन का। एनी वन ऑफ देम कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। तो इसमें भी यही है 10 से 10 या फिर नॉट मोर देन 10। ठीक है, 10 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते इस पैनल में। ठीक है। और इन केस अगर मान लो जो चेयरमैन है डिप्टी चेयरमैन है वो एब्सेंट है, ठीक है, याद रखना वर्ड एब्सेंट, जब ये दोनों एब्सेंट होंगे तभी जो हमारे चेयरमैन है वो प्रिजाइड कर सकते हैं, इनमें से कोई एक जो है प्रिजाइड करेगा राज्यसभा को। ठीक है। और जब भी वो प्रिजाइड करेंगे एज अ चेयरमैन बन के तो उनके पास वो सारी पावर्स आ जाएगी जो एक चेयरमैन के पास होती हैं। एंड ही होल्ड ऑफिस अंटिल अ न्यू पैनल वाइस चेयरमैन इज नॉमिनेटेड। व्हेन अ मेंबर ऑफ अ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट, अगर वो भी प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में एनी अदर पर्सन डिटरमाइंड बाय द हाउस एक्ट एज चेयरमैन, यानी हाउस में से कोई भी एक पर्सन होगा जिसे हाउस के द्वारा चुना जाएगा, फिर वो एज अ चेयरमैन के जो भी फंक्शन से परफॉर्म करेगा। तो ये तब होगा जब आपके चेयरमैन भी एब्सेंट है, डिप्टी चेयरमैन भी एब्सेंट है, पैनल वाइस चेयरपर्सन का जो पैनल है वो भी कहीं ना कहीं एब्सेंट है, तब जाके उस पर्सन का नंबर आएगा। तो आप सोच सकते हो कि इतना मतलब बहुत मुश्किल होता है कि ये सब लोग एब्सेंट हो। ठीक है। नेक्स्ट है, इट मस्ट बी एम्फेसाइज्ड हियर दैट अ नंबर ऑफ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन कैन नॉट प्रिजाइड ओवर द हाउस व्हेन द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन वैकेंट। ठीक है, जब वैकेंसी क्रिएट हो रखी है, चेयरमैन भी वैकेंट है, चेयरमैन का ऑफिस भी वैकेंट है और डिप्टी चेयरमैन का भी ऑफिस वैकेंट है, तो उस केस में जो पैनल है वाइस चेयरपर्सन का उनमें से कोई भी मेंबर हाउस को प्रिजाइड नहीं करेगा। तो उस केस में कौन प्रिजाइड करेगा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा एक मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा, जो भी हाउस है राज्यसभा के मेंबर का, उसमें से किसी भी एक मेंबर को अपॉइंट कर लिया जाएगा और उस मेंबर के द्वारा जो है चेयरमैन की जो भी ड्यूटीज़ होती है वो सब परफॉर्म करेगा, हाउस को प्रिजाइड करेगा।
और तब तक प्रिसाइड करेगा जब तक फिर से इलेक्शंस नहीं हो जाते और इलेक्शन के थ्रू एक जो भी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का जो ऑफिस है वो फिल नहीं हो जाता, तब तक वो पर्सन जिसे नॉमिनेट अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, तब तक वो चेयरमैन की ड्यूटीज़ परफॉर्म करते रहेगा। यानी कि जल्द से जल्द उस वैकेंसी को फिल करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। ये आपको देखने को मिलेगा कि ईच हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनके पास एक सेपरेट सेक्रेटेरिएट होता है, सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है, ठीक है। एंड दो दे कैन बी सम पोस्ट कॉमन टू बोथ ऑफ द हाउस, में कुछ पोस्ट कॉमन होती हैं, एंड देयर रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस को कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट है वही रेगुलेट करता है, ठीक है। तो दोनों हाउस में आपको सेक्रेटेरिएट देखने को मिलेगा, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा हो, ठीक है। द सेक्रेटेरिएट ऑफ ईच हाउस इज हेडेड बाय, सेक्रेटेरिएट को कौन हेड करेगा? सेक्रेटरी जनरल हेड करेंगे, एंड ही इज़ अ परमानेंट ऑफिसर होते हैं, इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। यानी जो लोकसभा में जो भी सेक्रेटरी जनरल होगा उसको कौन अपॉइंट करेगा? लोकसभा में स्पीकर अपॉइंट करेंगे, और राज्यसभा में जो भी सेक्रेटरी जनरल होंगे उन्हें कौन अपॉइंट करेंगे? चेयरमैन अपॉइंट करेंगे, बिकॉज राज्यसभा को कौन प्रिजाइड करता है? चेयरमैन प्रिजाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया। सो आज के लिए यहीं पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इसके बाद के जो भी टॉपिक्स बचे हैं उसे हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।